बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के हवाले से। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। कल से पाकिस्तान एमर्जिंग एशिया कप में अपनी जो है वो आगाज़ कर रहा है, अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रहा है, जहाँ पर नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन अपना पहला मैच है खेलेंगे और साथ साथ आज का दिन भी 2-3 हवालों से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली जो खबर है वो तो ये है कि जनाब के फवाद आलम ने पाकिस्तान की जानिब से कोलंबो में जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी अपने डेब्यू में। आज ही का दिन था और अभी तक रिकॉर्ड फवाद आलम के ही पास है कि ओवरसीज सॉइल पर डेब्यू करते हुए सबसे बड़ी इनफरादी खेलने का एजाज़ फवाद आलम के पास ये है कि जिन्होंने 160 प्लस की इनिंग खेली थी कोलंबो में। इसके साथ साथ आज हॉकी के हवाले से भी एक बड़ी शख्सियत के हवाले से आज एक दिन है कि जहाँ पे नवीद आलम जो पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ी थे, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कोच थे, आज उनकी दूसरी बरसी मनाई जा रही है। और हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में अपने हीरोज़ को याद रखते हैं, अपने उन खिलाड़ियों को याद रखते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया। तो नवीद आलम की फैमिली से हम एक दफ़ा फिर जो अपनी ताज़ियत का इजहार भी करेंगे और साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला नवीद आलम को जावार रहमत में जगह दें। प्रोग्राम में आज बहुत कुछ होगा। हमारे साथ आज मौजूद होंगे बजरिया वीडियो लेंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त और एक ऐसे खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी के जिन्होंने बड़ा अच्छा अपना डेब्यू किया T20 में। उनको हॉट किक की ऐसे इख्तियार की गई है, उन्होंने इख्तियार हासिल की थी। और अगर पाकिस्तान में उनको T20 में PSL में इतने मौके नहीं मिले तो पूरी दुनिया में जो थे वो उनको मुख्तलिफ लीग खेलने का मौका मिला और अब कोचिंग से वाबस्ता हैं। इक्वली गुड बैट्समैन, इक्वली गुड फास्ट बॉलर मेरे साथ मौजूद है यासिर अरफात। शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अली भाई, खैरियत, ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। ठीक है यासिर, ये बताइए इस वक्त क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? देखिए अली भाई, मैं अभी ऑब्वियसली इंग्लैंड में रह रहा हूँ, यहाँ पे समर है और क्रिकेट अरूज पे चल रही है, देखने को भी मिल रही है एशेज की सूरत में और खेलने को मैं खेल भी रहा हूँ, क्रिकेट खेल भी रहा हूँ और साथ साथ मैं जिस कॉलेज में कोचिंग करता हूँ उसके लिए भी मैं कोचिंग में मसरूफ था। और मैं बड़ी माजरत, मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि आप अक्सर बड़े प्यार से और बड़ी इज्जत से अपने शो के लिए मुझे बुलाते हैं, मगर मैं मसरूफियत की वजह से आ नहीं सका। मगर आज मेरी कमिटमेंट थी तो जो मैंने कोशिश की आज मैं पूरी कर दूँ। वैसे आप शो में भी नहीं आ पाते हैं अपनी मसरूफियत की वजह से और आप पाकिस्तान में नहीं आ पाए अपनी मसरूफियत की वजह से, इस फैसले पे खुशी महसूस करते हैं कि बड़ा वाइजली डिसीजन लिया आपने कि आप पाकिस्तान नहीं आए कोचिंग के लिए? नहीं, बिल्कुल, आपने देखे वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन था और जो अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। और मैं समझता हूँ कि जो रिसेंट जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तान की कोचिंग सेटअप के हवाले से, तो मैं यही समझता हूँ कि मेरे लिए वो बेहतरी थी कि मैं, क्योंकि अगर मैं वो कमिट कर जाता तो मेरी जो ऑलरेडी मैं जिस यहाँ पे काम भी कर रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ और फैमिली को भी मैं अगर छोड़ कर आता तो बड़े ही मुश्किल सिचुएशन में होता। मगर जो अल्लाह करता है बेहतरी के लिए करता है। ऑलराइट, और यासिर अरफात को आज शो में बुलाने का मकसद एक और भी है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमेशा से कोई ना कोई गेस्ट की हमारी रेलिवेंसी होती है, तो यासिर अरफात का जो वनडे डेब्यू हुआ था वो अगेंस्ट श्रीलंका कराची के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। और ये वो वनडे मैच था कि जहाँ पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था, जिसमें यासिर अरफात थे, यूनुस खान थे और साथ साथ इमरान अब्बास थे। और फिर बाद में जो क्रिकेट है वो अजीब इत्तेफाकात का खेल है और फिर ये वही यासिर अरफात थे कि जिनका वनडे डेब्यू यूनुस खान के साथ हुआ और फिर इनका टेस्ट डेब्यू जो था वो यूनुस खान की कप्तानी में हुआ था। तो ये क्रिकेट का इज द गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी। लेकिन जो आखिरी टेस्ट मैच था यासिर अरफात का वो भी श्रीलंका के ही खिलाफ था। इसके साथ साथ हांगकॉन्ग के टीम के साथ बतौर कोच भी मुंसलिक रहे और गुज़िश्ता माह ये हांगकॉन्ग की टीम के साथ श्रीलंका में ही थे। तो इनसे ज़रा वहाँ की तफसीलात के हवाले से भी जानेंगे, उन पिचेस के हवाले से भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम हम्बन टोटा से गोल पहुंच गई। दूसरी जानिब मेजबान टीम ने टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से होगा। वार्म अप मैच में अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा, हसन अली। मुझे उम्मीद है कि हम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचेंगे, शाहीन शाह अफरीदी। कौमी कप्तान बाबर आजम ने ICC रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट के टॉप 3 प्लेयर्स में जगह बना ली। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन ACC मेंस एमर्जिंग एशिया कप में अपना पहला मैच कल नेपाल के खिलाफ खेलेगी।
जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो सियासत शुरू हो जाती है। पाक भारत मसले का मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। मिसबाह उल हक। क्रिकेट को हमने जोड़ दिया पॉलिटिक्स के साथ, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना इंडिया की क्रिकेट के लिए अच्छी है। केपीएल से कश्मीर का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने आया। एनओसी मिलने के बाद अगस्त में केपीएल सीजन 3 का मेला सजेगा। चौधरी लतीफ अकबर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुमकिना कौमी टीम के 2 रोज़ा ट्रायल्स का लाहौर में आगाज। कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 3 रोज़ा हॉकी लीग का आगाज हो गया। कौमी वुमेन फुटबॉल टीम को सिंगापुर रवानगी के लिए एनओसी मिल गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शजर अब्बास ने 100 मीटर्स के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और इससे पहले कि मैं यासिर अरफात के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मिसबाह उल हक का स्टेटमेंट भी आपने देखा कि पाक भारत मैचेस में सियासत जो है वो दाखिल हो जाती है और अपना असर दिखाती है। मिसबाह ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को कभी भी जो है वो जोड़ना नहीं चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उसमें हमेशा ये दोनों चीज़ें इकट्ठी जुड़ जाती हैं। स्पोर्ट्स की बात ही नहीं करता मैं, बाकी हम हर चीज़ खेल रहे होते हैं। क्रिकेट को हमने जोड़ दिया पॉलिटिक्स के साथ, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना इंडिया की क्रिकेट के लिए अच्छी है, और ना ही इन दोनों के जो शायकीन हैं उनके लिए अच्छी है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो खेलने वाले हैं उनको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान टीम वहाँ जाती है तो उनको पूरा फोकस अपने खेलने पे देना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे देना चाहिए और वर्ल्ड कप पे देना चाहिए। 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। एशिया कप आईसीसी का इवेंट नहीं है, वो हमारी अपनी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसका इवेंट है। आईसीसी का इवेंट है, तो आई थिंक कि वो आप ऐसे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हो सकता है कि वो उसको अपने इवेंट के हिसाब से करेंगे। बहरहाल इसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। दोनों बोर्ड्स को, गवर्नमेंट्स को किसी न किसी कंसेंसस पे होना चाहिए कि भाई हमने अगर चलना है तो आगे के लिए हम कोई एक क्लियर डायरेक्शन लेके आए कि हमने कैसे खेलनी है क्रिकेट। हमने क्या हमेशा ऐसे ही हर टूर्नामेंट में हमारा यही मसला रहेगा? हमें कुछ ना कुछ क्लियरली कोई एक चीज़ साइन करनी चाहिए कि भाई ये हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं और इन पे हमने आगे चलना है। जी नाज़रीन, ये थी मिसबाह उल हक की गुफ्तगू जो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैचेस के हवाले से कहा। यासिर, आपने ये गुफ्तगू सुनी है और आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या वाकई पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में सियासत जो अपना असर दिखाती है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया का जो आखिरी टेस्ट हुआ वो वही हुआ था जो मैं खुद बल्कि खेला और मेरा वो डेब्यू था, बेंगलोर में जाके खेला था। देखिए, ये चीज तो है, तो ये आज की बात नहीं है। देखिए आप 1987 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, दोनों पाकिस्तान और इंडिया में हुआ था वर्ल्ड कप, तो उस टाइम भी हालात कोई साजगार नहीं थे, बल्कि दोनों मुल्क जो थे वो वर्ज ऑफ वॉर पे थे, न्यूक्लियर वॉर होने की टाइम था। मगर जनरल जिया साहब, बल्कि मैं खुद, मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब, हम लोग वहां पे मौजूद थे और मेरे वालिद साहब वहां पे जो वर्ल्ड कप के वीजे थे उनकी वो जो उनको अथॉरिटी जनरल पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जनरल जिया की तरफ से ही थी कि आपने ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोगों को वीजे देने हैं और उनको वर्ल्ड कप पाकिस्तान में दिखाना है। तो मैं ये समझता हूं कि हालात अभी भी इतने बुरे नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया अगर चाहे और ये हायर लेवल पे अगर ये बात अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली अच्छे तरीके से हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप भी जाके खेलना चाहिए और एशिया कप का भी कोई अच्छे तरीके से कोई इसका हल होना चाहिए। मैं एक स्टेप थोड़ा सा और आगे जाऊंगा क्योंकि आजकल एशेज का बोलबाला है और यहाँ पे हम एशेज को बड़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान और इंडिया की अगर सीरीज उसी तरीके की ना इंडिया में हो ना पाकिस्तान में हो, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे अगर इस चीज को किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे आप इंडिया भी वेस्ट इंडीज में खेल रहा है तो हार्डली वहां पर कोई बंदा देख रहा है। तो अब क्लेम तो इंडिया ये करता है कि इंडिया के प्लेयर्स या टीम कहीं पे भी जाएगी तो वो ग्राउंड को अट्रैक्ट करेगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी वहां पर। मगर जब तक पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इंडिया के साथ नहीं आएगी खेलों के शोबे में, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट की टीमों में, तो तब तक ये जो मजा है, ये एशेज की तरह एक ऐसी सीरीज इनको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए कि तमाम क्राउड को, प्लेयर्स को इससे एंजॉय कर सकें। ऑलराइट, बिल्कुल से एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अभी आपने जब जिक्र किया कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज होनी चाहिए, इसी जिक्र से मुझे याद आ गया कि वो जो आपके बाराती हैं ना, सौरव गांगुली, वो तो कहते हैं कि मेयार गिर गया है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के दरमियान मैचेस का।
देखिए, जब आप किसी भी पोस्ट पर बैठे होते हैं, जब आप तो आपको इस तरह के बयानात आपको देने पड़ते हैं। आप जो आपके दिल में होते हैं वो बात आप नहीं करते, जो अपनी आवाम को, अपने लोगों को जो खुश करने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। अदरवाइज अगर आप उनको निजी महफिल में कहीं ऐसी जगह पे, आप किसी भी क्रिकेटर, आप सौरव गांगुली की बात करें, किसी भी क्रिकेटर से आप बात करें, वो भी पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट खेलना चाहता है, पाकिस्तान आके विजिट करना चाहता है, और सिमिलरली पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहां जाकर खेलना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये इशू ये तब होता है कि जब आप किसी पोस्ट में, आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं कि आपने को ऐसे रिस्पॉन्सिबल किस्म के स्टेटमेंट देने पड़ते हैं ताकि आपको अपने मुल्क में जो है फेस सेविंग मिल जाए। ठीक है, तो क्या मैं समझूं कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट था सौरव गांगुली की जानिब से ताकि पब्लिक की जो सिंपैथी वो गेन कर सकें? देखिए, लेवल पाकिस्तान का गिरा नहीं है। आपने वर्ल्ड कप में देख लिया, हमने उनको हराया भी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, और जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट स्पेशली वाइट बॉल में लड़के हमारे परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर आजम का आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि तीनों ही फॉर्मेट्स में टॉप 3 में वो फिनिश करते हैं, तो ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आपके पास शाहीन आफरीदी, शादाब खान जैसे ऑलराउंडर और भी ऐसे क्रिकेटर आपके पास हैं, तो ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो गिर गया। ठीक है, अच्छा यासिर ये बताएगा कि मैं इस मौजू को यहीं पे सम अप करूंगा कि कुछ लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को इंडिया जाके नहीं खेलना चाहिए। भी आपने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया में जाके खेलना चाहिए, लेकिन जो वेन्यू रखा जा रहा है, जो अहमदाबाद का जो वेन्यू रखा जा रहा है, आपने बेंगलोर में जाके खेला है, पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि मोहाली में या चेन्नई में मैचेज हों, या उन शहरों में मैचेज हों, कोलकाता में, कि जहाँ थोड़ी पाकिस्तान को सपोर्ट मिल सके। अहमदाबाद वैसे ही मशहूर है, जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए इसके हवाले से, मोदी का वो इलाका है। आपको लगता है कि ये वेन्यू जो है वो थोड़ा पाकिस्तान में प्रेशर डालेगा? देखिए, हाँ, इस बारे में आप कह सकते हैं कि वेन्यू पे अगर आप एज अ क्रिकेट बोर्ड आप कह सकते हैं कि हमें इस वेन्यू पे नहीं खेलना, आपने कहीं और अगर खेलना है। और आपके देखिए 9 से 10 सेंटर्स हैं जिस पे अभी इन लोगों ने वर्ल्ड कप के मैचेस का इनेकाद कराना है, और उन पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी वो अपग्रेडिंग हो चुकी है। तो पाकिस्तान उसके अलावा बेताशा ग्राउंड है जिन पे जाके पाकिस्तान खेल सकता है, और मुझे ये लगता है कि इंडिया को भी कोई इशू नहीं होगा। हाँ, जब सेमीफाइनल फाइनल की बात आएगी वो बात की बात है, मगर अगर स्टेज ग्रुप के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान उनसे अपनी ख्वाहिश और रिक्वेस्ट कर सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस पे ना करे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यासिर अरफात से पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और चूँकि इंडिया में जाके ये खेले भी हैं, और श्रीलंका में इस तरह मैंने पहले भी कहा कि श्रीलंका में अभी एक कोचिंग के हवाले से मौजूद थे। फिर इनका जो आखिरी T20 था वो भी अगेंस्ट इंडिया ही था। श्रीलंका कोलंबो में खेले आखिरी T20 मैच। तो बहुत सारी जो है वो रेलिवेंसी हैं कि जो यासिर अरफात के कैरियर के साथ जुड़ी हैं श्रीलंका और इंडिया के हवाले से। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की दोनों टीमें, यानी एमर्जिंग टीम और मेन टीम, दोनों इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क्रिकेट के हवाले से और एमर्जिंग एशिया कप के हवाले से मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं यासिर अरफात से, पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के हवाले से। अब यासिर का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रहा श्रीलंका के हवाले से, तो इनसे हम जानेंगे। यासिर, क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको इस सीरीज़ में पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अभी श्रीलंका क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेल कर आई है, और पाकिस्तान जो है बहरहाल एज कम्पेयर टू श्रीलंका ऑन पेपर तो मजबूत टीम है ही। देखिए, श्रीलंका भी जो है रिसेंट में अगर आप देखें तो आयरलैंड के खिलाफ अभी 2 मैचेस जीती है, उससे पहले न्यूजीलैंड से वो हार गई थी। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है, टफ टीमों के साथ खेली है, इंग्लैंड कह लें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो जीते तो नहीं है, मगर ये है कि उनकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी कि श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ तो एटलीस्ट पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और जिस तरीके से पहला जो वार्म अप मैच तो वैसे एक हल्की टीम के खिलाफ है, मगर अगेन जब लड़के परफॉर्म करते हैं, बाबर ने, शान ने, सऊद ने बैटिंग में और बॉलर्स ने बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम खेलती हुई तो वाइट बॉल आ रही है, मगर यह है कि लड़के जितने भी हमारे, कोई यहाँ पे T20 ब्लास्ट खेल रहा था, कोई कहाँ खेल रहा था, मगर उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टीम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन इसकी वजह आप ये तो नहीं समझते कि ये 2 रोजा मैच था और टेस्ट मैच तो 5 रोजा मैच होगा, तो ये तो शॉर्टर फॉर्मेट खेलते हुए आ रहे थे, शायद इसलिए जो है पाकिस्तान ज्यादा डोमिनेट कर गया ये 2 रोजा मैच में। देखिए, ये भी हो सकता है, मगर अगेन लड़के मेरे ख्याल से उनके जो आप उनकी फुल स्ट्रेंथ अगर नेशनल टीम उनकी देखें तो उसमें उनके प्लेयर हार्डली मेरे ख्याल था ही कोई नहीं। मैंने तो उनका बैटिंग ऑर्डर उनके लिस्ट में मैं गया हूं, तो मुझे तो कोई ऐसा प्लेयर लगा नहीं कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेलना हो या कोई ऐसा लगा।
तो वेरस पाकिस्तान की तो वो टीम खेली है जिसने टेस्ट मैच खेलना है जाके। उसमें अगर आप देखें कि सरफराज भी खेले, उसमें आप देखें शान मसूद को भी नंबर 3 पे अजहर अली की रिप्लेसमेंट में अब उनको तैयार किया जा रहा है, खिलाने के लिए बात की जा रही है। तो पाकिस्तान ने अपनी जो फुल स्ट्रेंथ थी वो उतारी है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 2 रोजा मैच में अच्छा परफॉर्म किया। कौन खेलता हुआ नजर आ रहा है आपको? कि अगर मैं पूछूं यासिर अरफात, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान टीम के कोच हो, तो आपको सरफराज बतौर विकेट कीपर खेलते नजर आ रहे हैं या रिजवान बतौर विकेट कीपर खेलते नजर आ रहे हैं? देखें, इसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए कि जिस तरीके से सरफराज ने कमबैक किया और अपने 2 मैचेस कमबैक करते हुए, देखिए वैसे आप खेल रहे होते हैं, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता परफॉर्मेंस का, मगर जब आप पे प्रेशर होता है और आप 2-3 साल की बाद आपको मौका मिलता है और आप पे इतना क्रिटिसिज्म हो चुका होता है कि इसकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, उसको लोगों को गलत साबित करना, सिलेक्टर्स को गलत साबित करना, पास के जो कप्तान रहे जिन लोगों को उन्होंने चेयरमैन ने भी कह दिया था क्रिकेट खत्म हो गई है, रमीज राजा साहब ने भी कह दी थी इसी किस्म की बात। बिल्कुल, तो मैं तो सरफराज को इतनी मुबारकबाद और दाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी अंडर प्रेशर होकर परफॉर्म किया और सब लोगों को गलत साबित किया। और इस पे तो दूसरा सवाल होना ही नहीं चाहिए कि सरफराज कीपिंग करेंगे या रिजवान करेंगे। और इवन रिजवान भी टीम में मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरे से कोच या मेरी राय लेते हैं तो रिजवान को ड्रॉप जो किया गया, उनको ड्रॉप किया गया था, रेस्ट नहीं किया गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और इन बिटवीन कोई ऐसी कोई क्रिकेट हुई नहीं जहां पे उन्होंने परफॉर्म किया हो या बेहतरी आई हो। तो मैं ये समझता हूं कि रिजवान की इस टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती, एज अ कीपर भी और एज अ बैट्समैन भी। सरफराज फर्स्ट चॉइस होंगे तो आपको सऊद शकील और उसके बाद अगर आगा सलमान ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है तो मुझे ये लगता है कि ये टीम आपकी खेलेगी। क्योंकि बाबर आजम का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर रिजवान की बतौर बैटर जगह बनती है तो हम उनको बतौर बैटर खिलाएंगे। तो बैटिंग, जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि बैटिंग की परफॉर्मेंस में तो वो ड्रॉप हुए थे, तो फिर बतौर बैट्समैन उनकी जगह कैसे बनेगी? और दूसरी बात, फिर उनको वाइस कप्तान बना के एक्स्ट्रा प्रेशर दिया गया है क्या सरफराज को? देखिए, वाइस कप्तान तो ये तो मजाक होता है। आप देखें, बल्कि पिछले चेयरमैन साहब ने भी एक मजाक किया था कि शान मसूद जो कि टीम में ही मौजूद नहीं थे, जब उनको टीम में इंडक्ट किया गया तो एज अ वाइस कप्तान किया गया। तो इससे टीम का माहौल जो है, जो बाकी जो कप्तान है, सुनने में तो ये आया था वो भी खुश नहीं थे। तो इस तरह की चीजें ये जो है, ये चले वाइस कप्तान आपने बना दिया और उनके एक्सपीरियंस और उनकी जो टीम में वो पिछले कई अरसे से टीम के साथ है वो भी ठीक है, मगर ऑन द बेसिस ऑफ वाइस कप्तान आप उनको कहें कि टीम में रखेंगे या उनको बहरहाल खेलना पड़ेगा, मगर मैं ये समझता हूं ये गलत डिसीजन होगा। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम या मिकी ऑर्थर जो या बाकी कोचिंग स्टाफ है इस चीज को इनको टीम में डालेंगे। अभी आप हालिया जो है वो श्रीलंका के दौरे पे भी थे, जब मैंने आपसे गुज़िश्ता माह आपसे शो की रिक्वेस्ट की थी तो आप उसमें हांगकांग की टीम के साथ वहाँ पे श्रीलंका के टूर पे भी थे। पिचेस का क्या माहौल है? और अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पे स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल ही किया है, चाहे आप मुरलीधरन का सामना कर रहे हो, चाहे आप रंगाना हिरात का सामना कर रहे हो। इस मरतबा पिचेस को अगर हम रखें सामने, श्रीलंका के स्पिन अटैक को सामने रखें, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, श्रीलंका तो हमेशा अपने मुल्क में ऐसी स्पिनिंग ट्रैक्स ही बनाती है और वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है और उनकी स्ट्रेंथ यही है कि उनके जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, उनकी बैटिंग जो है कि रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाती है। उसके बाद उनकी जो बॉलिंग है, इतने बड़े नाम तो नहीं है जिस तरह पास में आप देखते थे मुरलीधरन होते थे या बाकी स्पिनर्स होते थे, मगर अभी भी उनके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो परबत जयसूर्या हैं वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसके अलावा भी बाकी प्लेयर हैं, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान की टीम पास में तो मशहूर थी कि स्पिनर्स को अच्छा खेलती थी, 90s में या 80s उस टाइम खेलती थी, मगर बाद में हमने देखा कि हमारे जो टॉप के प्लेयर्स भी थे वो स्ट्रगल्स करते थे स्पिनर्स के खिलाफ। तो पाकिस्तान का एक बड़ा टेस्ट होगा पाकिस्तान के जो बैट्समैनों का कि वो उनके स्पिनर्स को कैसा खेलते हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों टीमों के स्पिनर्स का, हमारे पास जैसे नौमान अली हैं, हमारे साथ अबरार मौजूद हैं और दूसरी तरफ सलमान आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं, दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो स्पिन डिपार्टमेंट में आप किसको फौकियत देंगे? देखिए, अभी जो 2 दिन का मैच हुआ उसमें मैं इब्रार ने तो ऑब्वियसली जो अपना डेब्यू और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की तो वो तो काफी इंप्रेसिव बॉलर नजर आए। आखिरी टेस्ट में थोड़े से मुझे वो ओवर फटीग थके हुए लगाए जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे। उनकी बॉल में वो बाइट नहीं थी जो कि मुल्तान टेस्ट में उन्होंने किया। तो आई एम श्योर कि अभी उन्होंने जो बीच में गैप आया होगा उसमें उस चीज पे, उस फिटनेस पे अपने काम किया होगा और इन 2 टेस्ट मैचेस में वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। थोड़ी सी जो है डिसअपॉइंटिंग ये है कि नौमान अली की वो उस तरह की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस नहीं है कि जिस तरीके से वो साल 1.5 साल पहले वो परफॉर्म कर रहे थे, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है। मगर उसके बावजूद अगर आगा सलमान अली आगा हैं, वो अगर थोड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं या एक और स्पिन को ऐड करते हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की स्पिन भी अच्छी है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा इमर्जिंग कप के हवाले से क्या पाकिस्तान की टीम से उम्मीद की जा सकती है? नौजवान खिलाड़ियों पे मुश्तमिल स्क्वाड है। देखिए नौजवान तो हैं मगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, अगर आप देखें उनके जो स्टैट्स देखें हमारे जो प्लेयर हैं, वेयर कंपेयर करें इंडिया की टीम बाकी मुल्कों की जो टीमें हैं, काफी यंग लड़के हैं उनके। तो पाकिस्तान में तो जिस तरह आप हारिस कप्तान है, उसके अलावा धानी है, वसीम है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में, तो पाकिस्तान की तो काफी मेच्योर आपकी ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर जो है रिप्रेजेंट उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, एक्सपोजर हो चुका है। वेयर उनको इस टीम के साथ मैं इसे समझता हूं कि पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म और ट्रॉफी लेकर आनी चाहिए। यासर फवाद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यार उनके कोचिंग के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मसाइल और मामला को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेटर और ज़बरदस्त ऑलराउंडर यासिर अरफात से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली सीरीज़ के हवाले से। अब थोड़ी बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के जो दरून खाना मामलात चल रहे हैं, जो म्यूजिकल चेयर का गेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। यासिर, आप एक ऐसे मुल्क में मौजूद हैं इस वक्त जिसे क्रिकेट का हेडक्वार्टर कहा जाता है, वहाँ पे इंग्लैंड में आप मौजूद हैं कि जहाँ पे क्रिकेट की जो रिवायात हैं उनकी बड़ी पासदारी की जाती है। जब ये खबरें आप तक पहुँचती हैं तो आपके जो फेलो क्रिकेटर्स हैं जो इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है या पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स वहां पे मौजूद होते हैं, वो क्या आपसे सवाल करते हैं और आप क्या फील करते हैं? देखिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और जिस तरीके से आपने तो म्यूजिकल चेयर की बात की, मैं तो कहूँगा ये किस्म का सर्कस लगा हुआ है कि आप देखें एसीसी वाले आपसे कमिटमेंट करके जाते हैं हाइब्रिड मॉडल की, नया चेयरमैन आ जाता है, वो कहता है कि मैं इसको हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता। वर्ल्ड कप के आपके पास आईसीसी के आपके पास हाई ऑफिशियल्स आते हैं, आप उनके साथ कमिटमेंट करते हैं, बाद में फिर इश्यूज आ जाते हैं कि हम इस वेन्यू पे खेलेंगे, इस वेन्यू पे नहीं खेलेंगे। तो इस तरह की जब खबरों में टीवी पे चीज़ें आप सुनते हैं तो आपको तो शर्मिंदगी ही आप कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, अब बात आ गई है इलेक्शन पे कि इलेक्शन जब होंगे तो उसके बाद, और इन लोगों को भी, इस मैनेजमेंट कमेटी को भी 4 से 5 महीने मिले हुए हैं। तो देखें ये चीजें तो चल रही हैं। मैं सोचता हूं कि प्लेयर्स बेचारों का क्या बनता होगा जिन लोगों को अपने फर्स्ट क्लास का ही नहीं पता कि उन्होंने फर्स्ट क्लास पैटर्न ट्रॉफी पे या दूसरी रीजनल क्रिकेट खेलनी है, डिपार्टमेंट खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश का स्केड्यूल देखिए अभी आ चुका है। अगले साल का इंग्लैंड का जो है सीजन यहाँ खत्म होगा, सितंबर में खत्म होता है, अक्टूबर में उन लड़कों को पता चल जाता है कि उनका सीजन अगला कहाँ है, उन्होंने कहाँ पे खेलना है। तो मुझे तो अफसोस होता है, ऊपर तो ये सर्कस चलता रहेगा, मगर मैं ये समझता हूं कि ये जो प्लेयर के साथ ज्यादती है और उन पे जो प्रेशर होता है टीमें कम होने से, अब उम्मीद यही करते हैं कि अब दोबारा से डिपार्टमेंटल क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट दोबारा बहाल हो जाएगी। और वो भी अभी देखें महीना आपके पास एक रह गया है ना, आपको पता है आपका एशिया कप आपने कैसे खेलना है, वर्ल्ड कप कैसे खेलना है, और फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट आपने कैसे करानी है। तो बहुत सारे मसाइल हैं और प्लेयर इसमें पिसते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी कोई मिकी आर्थर से हवाले से बात है कि मिकी आर्थर ने जो डिसीजन लिया था कि वर्चुअल कोचिंग करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए फुल टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आपको लगता है कि मिकी आर्थर की विन विन सिचुएशन रही क्योंकि वो ज़्यादा अक्लमंद निकले सबसे? बिल्कुल, मैं 1-2 इंटरव्यूज में बल्कि देख भी रहा था और वो हंस रहे थे कि जब उनसे ये सवाल किया कि आपने बड़ा अच्छा फैसला किया कि आपने फुली कमिटमेंट शो नहीं की और कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वो उस बात पे हंस रहे थे। कहते मैं एक दफा इस जगह से डसा हूं तो मैं दोबारा वो चीज नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ दोबारा। और उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन किया और वो नहीं आए, जो उनको बेहतर सूट करता था उन्होंने किया। वेरेज मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने ये जो कोचिंग स्टाफ पिक किया और अपॉइंट किया, और जिस तरीके से ये जो कोचिंग होगी या जिस तरीके से उनको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अनाउंस किया गया और काम करवा रहे हैं, मैं उनको एक हाथ से नहीं 2 हाथों से सैल्यूट करने के लिए मैं कहूंगा कि ये आप अभी जो पिछले दिनों जो फिगर्स आई हैं, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं 5-5 हजार, तो देखिए जो ये जो T10 लीग्स होती हैं इसमें कोचेस को नहीं, उससे ज्यादा उनको मिलता है। तो मैं ये हैरान हूं कि किस तरीके से जिन लोगों ने इनको फाइनलाइज किया है, जो बजट रखा है इन लोगों के लिए। पाकिस्तान की टीम का दुनिया में एक नाम है, आपके पास सुपरस्टार क्रिकेटर है,
आपकी इमर्जिंग टीम में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, तो जब आप इस तरह के कोचेस को ला के, जिनको एंड्रयू पुटी खुद एक मैच खेले साउथ अफ्रीका में, उनका कोई नामो निशान ही नहीं है कोचिंग के फील्ड में, दुनिया में भी नहीं है, तो अगर आप ऐसे लोगों को, मोर्नी मोरकल 2020-21 तक खुद क्रिकेट खेल रहे थे, जिनको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि आईपीएल को प्रायोरिटी देते हैं, वहां से जो फारिग होते हैं तो अपने मुल्क जाके अभी जाके टीम को ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह की अगर आप सलाह, आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी जो 13 लोगों पे जो मुश्तमिल थी, उन लोगों ने अगर इस तरह के डिसीजन किए हैं तो दो हाथों से उनको सलूट है। ठीक है। अच्छा, भी आपने दो प्लेयर का नाम लिया, पुटिक का नाम लिया, आपने मोर्ने मोरकल का नाम लिया। मेरी जो इत्तलात है वो तो ये भी है कि ग्रांट ब्रैडबर्न, उनको हांगकांग की कोचिंग की ऑफर थी, और कहां हांगकांग की टीम और कहां पाकिस्तान की टीम, उनको पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट कर लिया गया। आपके पास इस हवाले से कोई तफसीलात है, क्योंकि आप हांगकांग की टीम के साथ एसोसिएट रहे? देखिए बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं वही बात मैंने भी की कि आपको तो पाकिस्तान टीम के लिए दुनिया के जो बेस्ट कोचेज हैं, अब बजट की बात करते हैं, यहाँ पे मुझे कभी कभी हंसी आती है, कुछ जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग बातें तनख्वाहों के ऊपर बातें कर रहे होते हैं कि इस कोच को या इस बंदे को इतनी तनख्वाह मिल गई, इसको इतने पैसे दे दिए। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं तो आपको तो उनके कोचेज को, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं कोचेज, आप उनको जितने भी वो मांगे, आप उनको मुंह मांगे दामों पर लाएं और उनको 2-3 साल दें। मुझे ये पता चला कि वर्ल्ड कप तक के इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे बेहतर पाकिस्तान में आपके पास कोचिंग है। अच्छा यासिर मेरे पास टाइम कम है, थोड़ा सा बताइए। बॉलिंग में, बैटिंग में लेगेसी है पाकिस्तान की। ठीक है यासिर मेरे पास टाइम कम है, जरा मुझे क्विकली बताइएगा, ये जो पाकिस्तान में के डोमेस्टिक में जो कोचेस हमने वहां से इंडक्ट किए थे, उनका इंग्लैंड में क्या स्टैंडर्ड है? क्योंकि मुझे बड़ी माजरत के साथ ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं ग्रासरूट क्रिकेट का आदमी हूं, डोमेस्टिक से जुड़ा हुआ हूं। बिलाल शिफायत पाकिस्तान कस्टम से जब खेलने के लिए आते थे तो पेमेंट करके पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन खेलते थे, वो हमें क्रिकेट सिखाने के लिए आए, तो वहां पे क्या स्टैंडर्ड है उन कोचेस का जो पाकिस्तान में आके उन्होंने फर्स्ट क्लास में सेंट्रल पंजाब जैसी टीम के साथ और सिंध जैसी मजबूत टीमों के लिए कोचिंग की है? देखिए, लोगों को अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, लोग आते हैं, अपनी सीवी बेहतर करते हैं, और आपको पता ही होगा कौन से लोग आए इस मुल्क, हमारे क्रिकेट बोर्ड में अपनी सीवी बेहतर करके आईसीसी में चले गए, और ये कोचेज भी इसी तरह ही हैं। ठीक है, अगर आके उन्होंने कोचिंग की है उसमें कोई नहीं है, जिन लोगों ने उनको अपॉइंट किया उनको पूछना चाहिए कि आप लोगों ने इन लोगों को ले गए। बिलाल शिफायत एक अच्छा लड़का, एक अच्छा कोच होगा तो, मगर ये है कि जो लोग इनको लेकर आते हैं पूछना तो उनसे चाहिए। अभी भी जिस मैनेजमेंट कमेटी ने इन कोचेस को लिया है वो लोग तो घर चले गए हैं। अब कौन पूछेगा कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट 6-6 महीनों के किए हैं या जो भी किए हैं, तो इनका आंसरेबल अकाउंटेबिलिटी किन से की जाएगी? तो यासिर फिर यही वजह थी कि फिर आपका एक जमाने में सुनने में बिल्कुल आप बिल्कुल नॉक कर रहे थे उस दरवाजे पे जहां से आपको पाकिस्तान की टीम के साथ एसोसिएट होना था, तो क्या वजूहत थी? आपने खुद मना किया था या आपके फिर मामला बन नहीं सके थे? देखिए, अभी तो जिस तरह शुरू में प्रोग्राम में क्या, मैंने तो शुक्र किया कि ये चीज नहीं पैन अप हो सकी, मेरे लिए फायदा ही हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरी रखी थी। मगर ये बात ये है कि वही बात बजट की है ना, कि जब एक बंदा अपनी कमिटमेंट शो करता है कि एक अपनी जॉब, अपना काम, अपनी फैमिली, बच्चे छोड़कर जाके काम करेगा, तो ऑब्वियसली वो इन रिटर्न वो चाहेगा कि उसको एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले। मेरे जो आपने बाकी कोचेज रखे हैं, कोई अभी श्रीलंका में जाके पाकिस्तान टीम को बस में ज्वाइन कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, किसी का वीजा लग रहा है, तो इस तरह की अपॉइंटमेंट करने से तो बेहतर आप पाकिस्तान में किसी कोचेज को पाकिस्तान टीम के साथ लगा दें। ठीक है, तो अब ये जो, अब पिछली दफा तो आप नहीं आए, लेकिन अब अगर आपको ऑफर होती है तो क्या आप अवेलेबल हैं? या आप दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है? अब ये मैं मुहावरा बोल रहा हूं तो मुझे आपके फादर इदरीस सत्ती साहब याद आ गए, वो ही इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मैं कानों को हाथ लगाता हूं जी, जो आप बात कर रहे हैं कि ये दोबारा देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हम पाकिस्तानी, हमारा काम का होता है, बहुत काम करने का दिल करता है, लड़कों की हेल्प करने का, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान टीम में सर्कस चल रहे हैं, इस तरीके से तो अल्लाह ताला दूर ही रखे ऐसे लोगों के अंडर आके काम करने के। तो जहाँ के आप अपना देखें, अभी भी मैं लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिसेंटली जो छोड़ कर आए हैं, वो भी अभी मुझे कहते हैं कि हमें एक कैंप लगाने के लिए हमें पता नहीं कितने लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती थी, इतना बजट नहीं था, बॉलें नहीं थी, इस तरह के इश्यूज, बड़े हाई लेवल के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की अगर जगह जाके काम करने से बेहतर है कि बंदा घर में रहे। तो यासिर ये तो चले एक लाइटर नोट पे हम बात की, आप भी हकीकत और पाकिस्तानी है, दुख महसूस कर रहे होंगे, मैं मुस्कुरा जरूर रहा हूं, लेकिन मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के इन हालात में दिल खून के आंसू होता है, लेकिन अब बेहतरी कैसे आएगी यासिर? क्योंकि आप जैसे लोग जो दुनिया भर की लीग खेलते हैं, हाथों हाथ लिए जाते रहे हैं, अजहर महमूद जैसे लोग जो खेलते हैं, अतीक उज़्ज़मा भी जर्मनी की कोचिंग कर रहे हैं, फिर एक और आपके पास बड़ा नाम इंग्लैंड में मौजूद है इस वक्त, हुमायूं फिदा हुसैन,
उनका भी माजी में था कि वो बोर्ड में आएंगे, तो ये पढ़े लिखे लोग क्या आएंगे कभी इस कोचिंग के सेटअप में, या हम ऐसे ही देखेंगे कि एक एक दो दो मैच खेलने वाले क्रिकेट चलाएंगे? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी अगर मुझे टाइम दे दें यहाँ पे मैं बात कर दूं। हम लोग जो बात करते हैं ना कि एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के नाम पे के पोस्ट पे पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा क्रिकेटर होना चाहिए कि जिसको क्रिकेट की नो हाउ होनी चाहिए, जो खुद भी खेला हो, जिसको डोमेस्टिक का इंटरनेशनल का पता होना चाहिए, और जो डिसीजन कर सके और उन पे स्टिक कर सके और जो प्रेशर को ना ले सके। पाकिस्तान में तो ये हुआ है कि जो पिछले 30 40 साल से क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, वो आते भी गलत रास्ते से, चोर दरवाजे से, और उन निकाले भी उसी तरीके से जाते हैं। तो कोई एक ऐसा बंदा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, इंग्लैंड की जो क्रिकेट की जो ओवरऑलिंग हुई है वो आप देखें 2015 के बाद एंड्रयू स्ट्रॉस जैसा बंदा उनकी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट में आया। आप ग्रैम स्मिथ को देखें साउथ अफ्रीका में, रवि शास्त्री ने 2 साल काम किया इंडिया के लिए, और इसी तरीके से बाकी मुल्क भी कर रहे हैं। हमें भी एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो आंसरेबल हो, जो डिसीजंस है, जूनियर सिलेक्टर, पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर, पिचेस, किस तरीके की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी है, फिर उसके बाद सीरीज टू सीरीज अकाउंटेबिलिटी, प्लेयर्स की, कोचेस की, कोई बंदा हो जो उनसे पूछे। अभी तो यह है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते कि आपने सिलेक्शन क्यों की, आपने टॉस, जो आप शारजा में जो अफगानिस्तान से आप लोग सीरीज हार के आए हैं, जो उस डिसीजन, उन पे डिसीजन पे बात होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने मुश्किल पिचेस पे कैसे टॉस जीतकर बैटिंग कर ली। तो इस तरह की चीजों को एक ही हल है कि आप डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट पाकिस्तानी कोई ऐसा बंदा अपॉइंट करें कि जो आके क्रिकेट की अमूर को बेहतर तरीके से चला। अच्छा यासर, आप कानों को हाथ लगा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में आप आना नहीं चाह रहे, और भी लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। हफीज को भी ऑफर किया, हफीज ने भी मामले को तूल दे दिया, उन्होंने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मिसबा कह रहे हैं मुझे अभी तक कोई ऑफर नहीं हुई है। तो जो क्रिकेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, और प्लेयर हैं वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहले प्लेयर इंग्लैंड भागते थे, अब अमेरिका जा रहे हैं। अभी हम इमर्जिंग टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, 2013 में यही इमर्जिंग टूर्नामेंट था, हम्मद आजम कप्तान थे, एहसान आदिल उनके अंडर में खेले। अब ये दोनों अमेरिका जा रहे हैं रिटायरमेंट लेने के बाद। तो क्रिकेट पाकिस्तान की आपको लग रहा है कि श्रिंक हो रही है और कुछ अरसे बाद खुदा ना करे हॉकी वाला हाल हो जाएगा? देखिए, आपने 2 नाम लिए ना, अभी हफीज का नाम लिया, जो मैं क्रिकेट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि हफीज से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट, रिसेंटली रिटायर्ड, जो पढ़ा लिखा, जो मीडिया को हैंडल करना जानता हो, जिसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्लेयर्स, पिचेस, एक एक चीज का पता है, और वो बंदा ऐसा है कि वो बंदा जो डिसीजन लेता है उस पर फिर उस पर स्ट्रिक्ट भी करता है, ये कि प्रेशर लेने वाला बंदा नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के हाथ में आता है, कोई भी चेयरमैनशिप में आता है, तो हफीज जैसा बंदा ऐसा है कि वो इस पोस्ट के लिए डिजर्व करता है, और वो मेक श्योर करता है कि लड़के जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो उस पे उनको उनका हक मिले। तो अगर आप मेरे से मसाइल का हल वे फॉरवर्ड पूछते हैं, तो एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हफीज की सूरत में एक ऐसा बंदा है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरीन डिसीजन कर सकता है। क्विकली मुझे बता देगा, 10 सेकंड मेरे पास हैं, कि एहसान आदिल और ये हम्मद आजम जैसे प्लेयर अमेरिका जा रहे हैं। ये तो देखें 2-3 साल से जा चुके हैं पहले, अब तो ये लीग आई है और उसकी वजह से चीज अब उनको ऐसा है कि उनको अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ती, नहीं तो उनको एनओसी लेनी पड़ती है। बल्कि मेरे साथ भी ये 2015 में हुआ था कि जब मुझे इन्होंने पीएसएल में नहीं खिलाया तो मैं दूसरी लीग में जाके मुझे भी रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ी, और उसकी बाद मुझे, तो ये एक लॉ है, आपको एनओसी नहीं मिलती, अदरवाइज आप कुछ कमीशन भी देना पड़ता है, जिसको भी बढ़ा के सुने $25,000 कर दिया है। देखिए, अगर कमीशन लेना ही है तो पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, वो भी जो टॉप के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, उनसे कमीशन ले, जो 1-1 लाख 1.5 लाख लीग में जाके लेते हैं। जो 25-30 लाख हजार जो ले रहा है उस बेचारे को तो मिल ही इतना नहीं रहा जितना आप कमीशन मांग रहे हैं। मांगते हैं तो आप अपने कैटेगरी, जो ए कैटेगरी टॉप क्रिकेटर है, जो 10-10 लाख आपके महीना भी लेते हैं, सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, सारी लीगें खेलते हैं, उनसे आप लें। क्या पूरी दुनिया में होता है इस तरह कमीशन, और क्या इतना ही रेट होता है 25,000, इतना ही ज्यादा पहुंच जाता है मामला? ये मैंने पहली दफा सुना, ये कमीशन वाली बात। वैसे जो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में लोग पहली दफा ही सुन रहे हैं, मैंने भी पहली दफा सुना था, यही मैंने इसलिए यासिर अरफात से पूछा। यासिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यासिर अरफात के जो वालिद हैं बड़े जबरदस्त और कोना सहाफ़ी हैं, इदरीस सत्ती साहब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सेहत कामिला अता फरमाए। और यासिर अरफात, आप इसी तरह अपने पेरेंट्स की खिदमत जो है वो करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर अगले शो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।